हेलो बच्चों आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल। एक करंट कैरिंग कॉइल है, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सपोज करते हैं जो कॉइल है करंट कैरिंग, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। आई करंट जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है उस डायरेक्शन में आई करंट फ्लो हो रही है। इसका सेंटर O है और इसका रेडियस ले लेते हैं हम लोग R। अब हम जानते हैं कि जो बायो-सावर्ट्स लॉ है वो बायो-सावर्ट्स लॉ करंट एलिमेंट के लिए मान्य है। तो करंट एलिमेंट के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि जो कॉइल है ये पूरा कॉइल छोटे छोटे करंट एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। और करंट एलिमेंट को आप लिखा करते थे, आपको याद होगा आईडीएल ऐसे करके वेक्टर क्वांटिटी थी, ये था करंट एलिमेंट। तो अगर मैं ये करंट एलिमेंट इसे बोलते थे आप, इसलिए बता रहा हूं कि सभी बच्चे क्लियरिटी के साथ बात कर लें। और एलिमेंट केवल बोल दें तो हम कह सकते हैं एलिमेंट डीएल है। बाकी कहने का औचित्य तात्पर्य यही है करंट एलिमेंट की बात। तो ये सपोज करिए जो कॉइल है छोटे छोटे करंट एलिमेंट से बना है। आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया, इसको ले लेते हैं डीएल। अब करंट एलिमेंट इसका हो जाएगा आईडीएल वेक्टर क्वांटिटी में। ठीक है साहब। अब ये आर यहां से देखिए, इस पॉइंट अगर मैं पी ले लूं इस समय पॉइंट को पी, तो पी से ओ तक जो पोजीशन वेक्टर होता है उसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ फ्रॉम पी। तो इस दशा में हम बायो-सावर्ट्स लॉ इस डीएल जो कि छोटा सा करंट एलिमेंट है इसकी वजह से लगा सकते हैं। और जब हम उसका डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे कि इस करंट एलिमेंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है और किस डायरेक्शन में बन रहा है, इसके बाद बाजू वाले का सपोज करिए यहां का करंट एलिमेंट पकड़ते हैं और फिर देखने की कोशिश करेंगे इसकी वजह से, यहां करंट एलिमेंट की वजह से क्या वैल्यू बन रही है। अगर इन सारी वैल्यूज को हम जोड़ दें, और जोड़ भी तभी पाएंगे जब सारा मैग्नेटिक फील्ड जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इन सबका मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में हो। अगर अलग अलग डायरेक्शन में होगा तो वेक्टोरियल सम करना पड़ेगा, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट हियर, क्योंकि यहां पर असंख्य छोटे छोटे करंट एलिमेंट हैं। तो आप बात समझ पाए होंगे। तो शुरू करता हूं, फिर इसको डिटेल में आगे बताऊंगा। तो ये जो करंट एलिमेंट डीएल है, इसकी वजह से ओ पर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड वो मैं लिख देता हूं बायो-सावर्ट्स लॉ लगाते हुए। बायो-सावर्ट्स लॉ के अनुसार हम ये बिल्कुल आराम से कह सकते हैं। अब देखिए जो वेक्टर वाली बात थी वो इस तरह लिखी जाती थी, आपको याद होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। और जब मैग्नीट्यूड की बात करते थे तो आप जानते ही हैं कि हम डीबी को सिंपली क्या लिख देते थे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये देखिए आर क्यूब है, आर स्क्वायर है, ये आर कट जाता था ऊपर नीचे से, आपको मालूम ही होगा। इस दशा में यहां पर अगर हम बात करें तो साइन थीटा कितना है, थीटा किसके बीच का एंगल था, डीएल और आर के बीच का। तो डीएल तो जो करंट एलिमेंट लेते हैं वो टेंजेंशियली जो बनती है उसको डीएल का डायरेक्शन मानते हैं। तो ये रहा टेंजेंट वाला और ये रहा आर का पोजीशन वेक्टर, ओ के लिए आर पोजीशन वेक्टर। तो बीच में एंगल कितना बन गया साहब, 90 डिग्री टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये जो फॉर्मूला है इस करंट एलिमेंट के लिए मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो वो बन जाता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू थी 90 डिग्री और साइन थीटा की वैल्यू यानी साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1। तो साइन 90 यहां पे 1 रख दिया। समझ पा रहे होंगे ना, यहां आएगा साइन 90 डिग्री, साइन थीटा जो लिखा और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहां पर हम लोगों ने 1 लिख दिया। ये बात पकड़ में आ गई। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट। अब इसका डायरेक्शन पकड़ते हैं साहब। तो देखिए डायरेक्शन पकड़ने का सबसे अभूतपूर्व तरीका क्या होता है, लेकिन वो कई बच्चे डिस्कंफर्टेबल नहीं रहते तो डिस्कंफर्टेबल रहते हैं तो छोटे छोटे मेथड और बनाए गए हैं, पहले वो भी इस्तेमाल करेंगे। डीएल क्रॉस आर अगर आप इस वेक्टर वाले मेथड को पकड़ें तो कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
आपको बताया था राइट हैंड रूल लेना है, एल की डायरेक्शन में पंजों को फैला दीजिए और कहां मोड़ना है, आर की डायरेक्शन में, जिस तरफ अंगूठा इशारा करे वो हो जाता है इसका डायरेक्शन। तो ये एल है, ऊपर की तरफ करंट जा रही है तो एल का डायरेक्शन ऊपर है, ऐसे बनाया, और आर इधर है तो आर ऐसे मोड़ोगे ना तो ये देखो अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। यानी इस पॉइंट पर ये छोटा करंट एलिमेंट जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा वो अंदर की तरफ देगा। मैं इसको डीबी लिख देता हूं। अब अगर आप, है ना, और दूसरी बात और सरलता के लिए बता रहा हूं, ट्रिक नुमा समझ लीजिए, हमने पढ़ा था स्ट्रेट वायर के लिए, अगर ये स्ट्रेट वायर हो, इससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट पे निकालना हो, इसमें सपोज करिए आई करंट जा रही है, तो क्या मैक्सवेल राइट हैंड रूल भी देखा था कि आप थंब को, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में कर दें और अपने पंजे को मोड़ें, इस तरीके से फोल्ड करें, कर्ल करें, जो भी इंग्लिश में बोलें, तो उस समय जो पंजा या उंगलियां जिस तरह मुड़ रही होती है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे आया था, ये देखिए करंट ऊपर है, इस तरह मुड़ा तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर गया और ऐसे ऐसे कोसेंट्रिक सर्कल्स मिले थे इस डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ऐसे कोसेंट्रिक सर्कल्स मिले थे। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड था साहब वो किधर था, अंदर की तरफ, और इधर कितना आ जाएगा, देखिए ये यहां सब आ जाएगा बाहर की तरफ। इस चीज को भी यहां पर अप्लाई कर देंगे या हर जगह अप्लाई कर देंगे तो भी गलत नहीं होता, बिल्कुल सही आता है। कैसे, देखिए करंट जा रहा है ऊपर ना, तो अंगूठा कर दीजिए उधर, और जिस तरफ ओ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना था ओ की तरफ ऐसे घुमा दीजिए, ये देखिए किधर बन रहा है, तो ये देखिए किधर आ रहा है और ऐसे जा रहा है, अंदर जा रहा है ना, ये देखिए अंदर जा रहा है, और ऊपर आगे चलेंगे डीबी में तो ये भी अंदर जा रहा है। फिर यहां पे आ जाओगे, देखिए इस जगह, तो ये करंट नीचे आ गई, करंट नीचे है तो ये देखो फिर भी अंदर जा रहा है, यहां पे पहुंचो तो भी अंदर जा रहा है, और यहां पे पहुंचोगे तो ऊपर जा रहा है तो भी अंदर जा रहा है। यानी जितने भी करंट एलिमेंट मौजूद हैं सबका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ही तरफ होगा। यानी अगर डायरेक्शन एक तरफ है तो हम सिंपली इसको अगर इंटीग्रेट कर दें थ्रू आउट द लेंथ तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन एक, इसलिए इंटीग्रेट कर सकते हैं सीधे तौर पर। तो आइए चलते हैं, इसको कर देते हैं इंटीग्रेट। ये रही वैल्यू। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना रहा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और थीटा भी सबके लिए 90 ही होगा। यहां जब पहुंचेंगे तो फिर से ये 90 बना देगा, यहां पहुंचेंगे तो टेंजेंट से फिर से 90 बना देगा। तो एवरीथिंग इज सेम फॉर होल सिस्टम। अब यहां पर आइए, जो कांस्टेंट चीजें हैं वो इंटीग्रेशन से बाहर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट भी कांस्टेंट थी, आर भी रेडियस ऑफ द सर्किल या लूप है वो भी बाहर, और ये रहा इंटीग्रेशन डीएल। अब इंटीग्रेशन डीएल का मतलब है सारे करंट लूप का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर, इसका सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर, जो भी भाषा बोलना चाहें। तो इसे लिख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस पेरीमीटर, जो भी भाषा बोलना चाहें। अब ये वैल्यू आपकी बन गई किसकी, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द लूप एट सेंटर, जब करंट हमारी आई फ्लो कर रही है। बात समझिएगा। अब यहां पर ये आर और इस आर को काट दीजिए आप, जो कि कट ही रहा है, तो वैल्यू बन गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू 2 पाई अपॉन आर, ये वैल्यू आ चुकी है। और इसका डायरेक्शन किधर है, तो डायरेक्शन जैसे मैंने आपको बताया, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इन इनवर्ड डायरेक्शन। ये सिंबल किसके लिए यूज करते हैं, इनवर्ड के लिए। एरो होता है ना, एरो तीर, तो तीर का पीछे ऐसे तीर होता है ना, देखो ध्यान से, ऐसे 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 निकला होता है ना, बनाते तीर, तो ये तीर का पिछला हिस्सा देखेंगे तो कट्टन दिखाई पड़ता है, चारों तरफ ऐसे बना रहता है, और अगले हिस्से में एरो जब बाहर की तरफ आता है तो ऐसे डॉट दिखाते हैं, क्योंकि जब एरो ऐसा आएगा आपकी तरफ तो पेन का केवल डॉट दिखेगा, और पूंछ में फुलझड़ी लगी रहती है तो वो कट्टन दिखता है, ऐसा समझ लो। तो ये एरो इस समय अंदर की तरफ है, अगर ये डॉट दिखेगा तो ये एरो आपकी तरफ आ रहा है। तो ये B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू 2 पाई अपॉन आर, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर। अब मान लीजिए ये जो लूप है इसमें एक टर्म नहीं n टर्म्स है,
भाई एक टर्न तो सब पढ़ने के लिए समझाया, बनाते थोड़ी हैं, बनाएंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम बनेगा। तो बहुत सारे n टर्न्स हैं, n टर्न्स। अगर इसके अंदर n चक्कर लगवा दिए, n बार घुमा दिया इसको ऐसे ऐसे, अगर n बार घुमा दिया है तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, एक से बना था इतना और सबका डायरेक्शन अंदर ही रहने वाला है, तो इसको n टाइम्स कर दो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई आर इंटू 2 पाई n, ये फॉर्मूला आ गया जहां पर n है नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा, इस फॉर्मूले में एक चीज और बेहतरीन याद रखिए, आपके लिए मजेदार है कि ये क्या है 2 पाई n, ये जितने हमने चक्कर लगवाए हैं उससे बनने वाला एंगल ही तो है। जब एक चक्कर लगाया था तो 2 पाई आया था, देखिए ध्यान से, और जब हमने n चक्कर लगवाए तो टोटल एंगल कितना बना 2 पाई n। तो इसको इस तरह भी याद रख लीजिए तो बड़ा फायदा मिलेगा आगे। 4 पाई I अपॉन r एंड द एंगल सबटेंडेड बाई आर, क्या लूप कुछ बोल देंगे हम लोग। इससे फायदा क्या होगा कि कल को हमारा जो लूप है कोई डिफरेंट बिहेवियर शो करे, मतलब मान लीजिए कोई लूप ऐसे आ जाए, केवल इतना ही आ जाए, ये इस तरह का क्वार्टर सर्किल, कोई भी थीटा मान लीजिए, थीटा आ जाए, इतना लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो इससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड, तो आप क्या करिएगा, ये एंगल थीटा रख देंगे और खटाक से निकल आएगा। मतलब क्या बन जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन आर, आर तो उसका रेडियस, I करंट, और बनने वाला सेंटर पे बनने वाला एंगल। तो ये फायदा हमको उठा के ये दे देगा और शानदार हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बातचीत करते हैं। और अच्छा, यहां पर कई बच्चे ऐसा सोच सकते हैं, दिमाग में ख्याल आ सकता है कि सर ये वायर तो ये बीच में तो देखिए गैप आ गया है, तो ये जो लूप है बीच में गैप छोड़ दिए तो लूप थोड़ी बना है। भाई ये जो गैप है ना, ये आपको दिखाने के लिए इतना चौड़ा है, अदरवाइज ये दोनों वायर कितने, भाई वायर को मिला ही दोगे तो करंट कैसे फ्लो होगी फिर इसमें, भाई वो तो एक कैसे उसी पाथ से जाएगी उसी में लौटेगी, गड़बड़ नहीं हो जाएगी। अलग अलग जिस पाथ से करंट जाती है उसी पाथ से नहीं लौट सकती है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो दोनों इसके टांगे हैं वो टांगे बहुत करीब है बेटा, केवल आपको जस्ट दिखाने के लिए बड़ी बनाई, ऐसे समझ और करीब कर दीजिए जो मैं डायग्राम में या फोटो में आपको दर्शन नहीं करा पा रहा हूं। तो ये आपको समझाने के लिए, कई बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर ये तो गैप आ गया बीच में, तो इतना पोर्शन हटना चाहिए, तो हटना नहीं चाहिए क्योंकि ये बात समझ में आती है। अब इसके डायरेक्शन को जब भी आपको नापना तौलना हो तो कई सारे रूल हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक आप इस तरीके से घुमा सकते हैं जैसे स्ट्रेट वायर में पढ़ा था, दूसरा नॉर्थ साउथ से पता कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा था हम लोगों ने, कि अगर हमारी करंट का डायरेक्शन इस तरह से डिजाइन बनाते थे ना, थोड़ा मैं स्पेस बनाता हूं तो बनाता हूं, वो भी पकड़ लीजिए, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर नॉर्थ साउथ लूप में नॉर्थ और साउथ किधर बनता है ये पकड़ते हैं बात हम लोग। तो देखिए ये जैसे कि ये देखिए करंट है ना, ये ऐसे मैं गोला पूरा बनाता हूं, एक गोला इधर बनाता हूं साहब, बहुत सरल होता है ये सब। अब मान लीजिए ये जैसे करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक, अब ऐसे फ्लो हो रही है तो जो, और एक ये बना क्या, ये बना देखिए स्टाइलिश साउथ, ये देखिए, और मान लीजिए ये एंटी क्लॉकवाइज थी, क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है, तो इसको कैसे बना सकते हैं, इस तरह से स्टाइलिश नॉट जो समझ में आवे। तो यहां पर देखिए ये कैसी करंट थी, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज करंट में साउथ बना, तो साउथ क्या दिखाता है भाई, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो नॉर्थ से निकलती है साउथ को जाती हैं, तो साउथ को जाती हैं तो ये घूम के ऐसे घूम के यहां घुस रही है अंदर, और ये नॉर्थ अगर ऐसा बन जाए लूप तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड, यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, ऐसे डॉट बनाना पड़ेगा बाहर की तरफ, ऐसे चक्कर लगा रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है, ऐसे अगर लूप बनाया जाए तो ये अंदर घुसी है ऐसे करके और ऐसे निकल रही है। देखिए दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक। अब थोड़ा दर्शन कर लेते हैं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे, तो आप समझ जाएंगे कि भाई यहां पर जैसे ये साउथ बन रहा है तो साउथ है तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से भी पहचाना जा सकता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं इस लूप में वो कैसी बनती है बेटा, तो वो भी बहुत सरल बात है, देखिए कुछ भी बातें नहीं है। यहां पर अगर आप एक लूप बना लें साहब, तो लूप में कैसे बनेंगी, ऐसे ऐसे कॉन्सेंट्रिक
सर्किल्स बना लीजिए और सेंटर पर, क्योंकि इधर भी तो सर्किल है, ये ऐसे से बढ़ता चला जाएगा, देखिए गोला। और जब ये यहां पहुंचेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे निकलेंगी, इसकी वाली कुछ ऐसे निकलेंगी और सेंटर पे लगभग सीधी होती चली जाएंगी। और ये अगर इसमें करंट ऐसी फ्लो हो रही है आई ऐसे, तो ये देखिए सेम वाली सिचुएशन ना अंदर की तरफ जाएगी। ये क्या बन रहा है, ये साउथ बन रहा है, तो ये साउथ में अंदर घुसती हुई लगेंगी मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे क्या लेंगी, ये भी घुसती हुई लगेंगी और ये सीधे निकल गई, ले देखिए। तो इसके सेंटर के आसपास हमारी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मिल जाती है, क्योंकि एक दूसरे किस क्रॉस इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं। तो ये इसका एक डायग्राम रहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, और ये बात हमारी समझ में आ जाती है। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, फॉर्मूला इसका पकड़ लीजिए। अभी हम लोग और भी एक फॉर्मूला डेराइव करेंगे, उसको भी देखेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले को देख लीजिए। ये हमारा फॉर्मूला है μ0/4π I/r 2πn, याद रखिए आप, और बाकी जो एंगल आएगा उसको समेट देंगे और आंसर हमारा पकड़ लिया करेंगे। चलिए आगे का एक डेरिवेशन और देखते हैं। तो बच्चों हम लोग एक डेरिवेशन और देखते हैं, और ये एग्जामिनेशन वैल्यू भी काफी ज्यादा है, एग्जाम में पूछा जाने वाला डेरिवेशन है। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सेस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, लूप मतलब वही छल्ला, रिंग, और करंट फ्लो हो रही तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। इसकी एक्सेस पर, तो एक्सेस क्या होगा, ये लूप है, लूप से बीच में जाने वाली एक्सेस। अगर ये छल्ला है, मेरे पास कोई गोल चीज नहीं दिख रही है, अगर ये छल्ला है तो एक्सेस क्या होती है, ये एक्सेस हो गई उसकी। अगर ये छल्ला है बड़ा सा, मैं ले आऊंगा छल्ला आपको अगली बार दिखाने के लिए, तो ये एक्सेस हो गई, देखिए ये एक्सेस, ये एक्सेस है, तो ये बना और ये इसकी एक्सेस बन गई। इस एक्सेस पर पॉइंट P ले लेते हैं, जो कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर है। भाई कहां है पता तो चले, तो P डिस्टेंस दूर है। अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो पूरा छल्ला है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, ये इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनावेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बात। अभी समझने के लिए, क्योंकि बायो-सावर्ट लॉ तो हमारे लिए करंट एलिमेंट के लिए लगता है, छोटे से एलिमेंट के लिए, तो छोटा एलिमेंट कहीं मानते हैं और चर्चा शुरू करते हैं। तो देखिए ऊपर हम लोगों ने एक छोटा सा एलिमेंट ऐसे, इसको dl मान लिया एलिमेंट, और क्योंकि करंट की डायरेक्शन देखिए ये इस तरफ करंट की डायरेक्शन है, तो यहाँ करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे टेंजेंशियली, दिस इज डायरेक्शन ऑफ द करंट, और आइडियल करंट एलिमेंट हो जाता है, ये भी आपको पता है बड़ी अच्छी तरीके से। अब ये रहा करंट एलिमेंट का डायरेक्शन, और दूसरी बात जहां पर हमको निकालना है P, उसका पोजीशन वेक्टर बनाते हैं, ऐसे देखिए बनाया, और इस वाले डिस्टेंस को चाहो तो R कह दो, अभी कैलकुलेट कर लेंगे। वैसे ये R ले लेते हैं, इस पॉइंट P ले देते हैं, इसको लिखने के लिए M लिख लेता हूं मैं, तो यहां से ये R बन गया, ये पोजीशन वेक्टर हो गया आपका, ले देखिए। अब आप क्या देखिए बेटा, कि ये जो पॉइंट है करंट एलिमेंट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा करंट एलिमेंट है बायो-सावर्ट लॉ के अनुसार, तो यहां P पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उसका डायरेक्शन कैसे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आने वाली बात है, तभी इसकी चर्चा आसान हो जाती है, अदरवाइज ये थोड़ा सा मजेदारी कम आएगी। तो मैं फिर आपसे बात करूंगा कि जब भी हम लोग बायो-सावर्ट लॉ लिखते थे, ये आपको आ जाना चाहिए, μ0/4π I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, यानी dl क्रॉस r की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए राइट हैंड रूल काम आता है। तो अपने पंजों को किधर रखते हैं हम लोग, dl की डायरेक्शन में, और r की तरफ मोड़ते हैं। उससे हमको पता लगता है कि अंगूठा जिस दिशा में हो वो दिशा रहती है हमारी db की, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये छल्ले की कहानी क्या है। तो इस छल्ले को जो मैंने ऐसे बनाया है, अब यहां पे बनाने की जगह आप 3D में इमेजिन करिए कि ये छल्ला है, ये छल्ला है, और यहां पे करंट एलिमेंट आपकी तरफ आ रहा है। आप देखिएगा ये छल्ला, ये सोचिए मेरे साथ साथ, अगर मुझे कोई चीज छल्ले वाली दिख जाती तो और आसान होता आपके लिए समझा पाना, लेकिन आप ऐसे सोचिए कि मेरे सामने ये सर्किल है ऐसे। अब ये सर्किल है, ये करंट एलिमेंट जो है वो आपकी तरफ जा रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रही है। भाई ये है, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, करंट आपकी तरफ फ्लो हो रही है, तो अब मैंने अपनी उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में रखा है ऐसे, ठीक है। अब ऐसे जब रखा, अब मुझे निकालना किस पॉइंट पे, इस पॉइंट P पर, तो हमको R की तरफ मोड़ना है,
तो ये रहा डायरेक्शन हमारा करंट का, और आर की तरफ मोड़ना, आर इधर है ना, तो हमने ऐसे मोड़ा, देखिए ऐसे, ये आर है तो हमें कैसे करना पड़ेगा, ये आर की डायरेक्शन, और इस तरफ मोड़ना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं? तो देखो बेटा, समझाने के लिए मुझे ये टेप मिल गया है, तो टेप में रिंग तो है, ये चलना समझ सकते हैं। तो ये जो रिंग है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप समझ लो, ये लूप है और इसमें करंट फ्लो हो रही है। तो इसका एक्सेस क्या होगा, ये इसका एक्सेस होगा, देखिए ये इसका एक्सेस हो गया, आप देख पा रहे होंगे। साइड व्यू ऐसे देखिए एक्सेस, और फ्रंट व्यू देखिए तो ऐसे एक्सेस। अब यहां पर इसके एक्सेस पर आपको निकालनी है, इस जहां कैप खत्म हो रहा है वहां पर निकालना मैग्नेटिक फील्ड। करंट किधर फ्लो हो रही है इस लूप में, ऐसे, यानी टॉप वाली पोजीशन में करंट आपकी तरफ आ रही है, ऐसे, मतलब ऐसे मुड़ेगी तो टेंजेंट बनाएंगे तो आपकी तरफ आ रही है। तो अब मैं रखता हूं अपनी उंगलियों को, क्योंकि डीएल क्रॉस आर लेना है, डीएल का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन टेंजेंशियली। तो ये रहा डीएल और आर की तरफ मोड़ना है। अब अगर मैं ऊपर मोड़ूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आर तो इधर है, हमारा आर किधर है, ये एक्सिस है, तो आर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाने वाली तिरछी लाइन है, देखिए ये तिरछी लाइन है। तो ये यहां से यहां तक तिरछी लाइन है, तो ये ऊपर आर नहीं आ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उंगलियों को ऐसे करना पड़ेगा, बल्कि ऐसे टिल्टेड करना पड़ेगा तिरछा, जहां पे आर मिले। अब देखिए आर मिला, और अंगूठा किधर जा रहा है, नॉर्मल टू आर एंड नॉर्मल टू डीएल ऑल्सो। यानी हमारा जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो आर, और ये करंट जिस दिशा में, यानी डीएल का जो डायरेक्शन है करंट एलिमेंट का, उन दोनों के परपेंडिकुलर है। यही वेक्टर का मतलब ही होता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो डीएल क्रॉस आर, यानी दोनों के परपेंडिकुलर आता है। यानी डीएल और आर का जो प्लेन होता है, जिस प्लेन में दोनों होते हैं, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मैं दिखाता हूं प्लेन भी, देखिए ये एक बहुत थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी समझिए, क्योंकि ये बात समझ में आएगी तो आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। ये एक्सिस थी, ये रिंग है, करंट एलिमेंट आपकी तरफ का डायरेक्शन और आर इधर का डायरेक्शन। तो जब आप बनाएंगे इसका प्लेन ना, तो एक तो प्लेन में ये करंट एलिमेंट होना चाहिए, देखिए ये, और दूसरा ये आर होना चाहिए, तिरछी वाली लाइन। तो ये इस तरीके से करंट एलिमेंट बना, देखो ये थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा है, समझिएगा, ये तिरछा बनाना थोड़ा सा, ये देखो कि यहां इसमें टिक जाओ, मुश्किल है टिकना। तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन आपकी तरफ, और आर इसी में तिरछा सा आ गया, ऐसे समझिए आर आ गया। मैं हटा देता हूं इस एक्सिस को, पकड़ने में दिक्कत हो रही है, समझा नहीं पाऊंगा। तो ऐसे आ जाते, तिरछा आ गया आर, है ना। अब ये जो हमारा डीबी आया, अब ये प्लेन बन गया, इसके परपेंडिकुलर, देखिए इसके परपेंडिकुलर आपने ये ऐसे किया था ना, कि ये उंगलियां थी ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे, और ये आर बनाया था, तो आर ये डीबी बनाया था, तो डीबी का डायरेक्शन ऐसे होगा बेटा, ऐसे, ये है डीबी का डायरेक्शन। आप समझ रहे हैं, इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। तो डीबी का डायरेक्शन हमारा कैसा चला गया, ये तिरछा चला गया ऊपर। तिरछा जाने का मतलब है इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी रहा। तो हमारे पास जो रिजल्ट मिला, इसका जो डीबी मिला, वो डीबी मिला इस डायरेक्शन में, और ये पूरा एंगल क्या हाथ लगा है, दिस इज 90 डिग्री। अभी मैंने बताने की आपको कोशिश की कि ये इस आर के भी परपेंडिकुलर होगा और डीएल के भी, और मैंने दिखाया वो प्लेन, उस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये वैल्यू आएगी डीबी के साथ, ठीक, डायरेक्शन के साथ बन गया। अब इसको थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा कंपोनेंट वगैरह लेने की बात करूंगा अभी, लेकिन दिखाता हूं आपको। अब इसी के सिमेट्रिकली अगर यहां करंट एलिमेंट की बात की जाए, तो करंट एलिमेंट देखिए, करंट का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन क्या मिलेगा, देखिए इस वाले का इधर मिला था, इस वाले का इसी तरह मिलेगा डीवी। इसको अगर आप ऐसे मिला दें तो इससे 90 बनते हुए कुछ ऐसे डायरेक्शन मिलेगा आपको, दिस इज 90 डिग्री, डीवी अगेन बिल्कुल वैसे ही जैसे इसके था कि डीबी बनाएंगे तो इसका भी डीबी आपका इधर वाला मिले। ऊपर का समझ गए तो नीचे को भी समझ जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक। अब यहां पर अब देखिए आप कि ये हमारा है 90 डिग्री, और इस एंगल को ले लेते हैं हम लोग फाई, क्योंकि सिमेट्रिक बिहेवियर एकदम अपोजिट वाला पॉइंट लिया है, इसलिए ये भी एंगल कितना बन जाएगा, फाई। अब देखिए ध्यान से कि अगर हमारा ये फाई है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना है भाई, ये भी तो 90 था ना, यहाँ ये भी तो एंगल 90 था, 90 है,
तो ये एंगल 90 है, ये पूरा 90, तो ये भी हो जाएगा हमारा फाई। इसी तरह ये फाई है तो ये एंगल बन जाएगा फाई। बड़ी आसान सी बात है, ये 90 डिग्री बन रहा है, ये फाई है, और इतना यहां से यहां तक 90 बन रहा है, तो ये तो फाई हो ही होगा। अब ये फाई फाई बन गए, तो इस डीबी का दो कंपोनेंट ले लो, ये रहा इस डायरेक्शन में डीबी कॉस फाई इधर और डीबी साइन फाई इधर, इसकी कंपोनेंट लोगे इसका, तो ये रहा डीबी कॉस फाई और इस तरफ डीबी साइन फाई इसका भी कंपोनेंट। तो ये जो दोनों आपस में इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर हैं, ये दोनों एक दूसरे को मार देंगे, खत्म कर देंगे, लड़ झगड़ के खत्म हो जाएंगे। तो हमारे लिए जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बात खत्म कर देगा, केवल हमें इस डायरेक्शन में, एक्सिस की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जहां भी आप जिस एलिमेंट के लिए निकालोगे, सबका डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि सबका एक, अगर यहां ले लोगे आप कोई करंट एलिमेंट, तो इसका अपोजिट वाला यहां मिल जाएगा, अगर यहां ले लोगे तो यहां मिल जाएगा, यहां ले लोगे तो यहां मिल जाएगा, सबका अपोजिट अवेलेबल है, तो सब एक दूसरे को मारते जाएंगे, केवल यही जुड़ता चला जाएगा। तो हमारे लिए काम का क्या फैक्टर रहा, dB sin फाई। अगर हम dB sin फाई को इंटीग्रेट कर दें थ्रू आउट द लूप, या ये दोनों जोड़ के 2dB sin फाई को आधे लूप में इंटीग्रेट कर दें, तो रिजल्ट आ जाएगा। दोनों बात बराबर है। देखिए, एक तो हमें मालूम है कि dB sin फाई ही मिल रहा है, तो dB sin फाई को थ्रू आउट द लूप, पूरे लूप में इंटीग्रेट मार दो, आंसर आ जाएगा। या आप आधा लूप और आधा लूप मान के उसका निचोड़ निकाल चुके हैं कि dB sin फाई जुड़ के 2dB sin फाई बनेगा, तो 2dB sin फाई को इंटीग्रेट अगर करना होगा तो आधे लूप में करना होगा, क्योंकि आधे लूप को इसके साथ आप क्लब कर चुके हैं, तो भी रिजल्ट वही आ जाएगा। चलिए अब लिखने की बात शुरुआत करते हैं। यानी हमको जो B मिलना है, हमारे हाथ जो लगने वाला है वो लगने वाला है dB sin फाई का इंटीग्रेशन। इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें थ्रू आउट द लूप, तो हमारा काम बन जाएगा। केवल सिंगल पकड़ा भी मैंने। अब थ्रू आउट द लूप में देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू को हम तब्दील करेंगे। तो आइए साफ देखते हैं। B = dB की वैल्यू ऊपर से रख देते हैं, और ये dB की वैल्यू जो आएगी सिंपल फॉर्मेट में, जगह थोड़ी कम है यहाँ, इधर लिख देता हूँ। मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ, तो dB की वैल्यू हो जाएगी μ0/4 पाई I dl/r², और साथ में रहता है साइन थीटा। ठीक, अब साइन थीटा की बात जब आप करेंगे तो ये साइन थीटा किसके किसके बीच का एंगल रहता है, ये रहता है I dl, मतलब करंट एलिमेंट, और पोजीशन वेक्टर ऑफ r। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ r ये है और करंट एलिमेंट का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। देखिए, इसको थोड़ा और फील कराता हूं फिर से एक बार। ये देखिए, करंट आ रही थी आपकी तरफ ऐसे और आर था ऐसे, तो इस प्लेन में देखिए, इस प्लेन में ये तो 90 ही है ना भाई, ऐसे कहीं भी इसको घुमा दो, ये तो देखो 90 है, ये 90 है। अगर मैं इसको तिरछा भी कर दूं तो ये एंगल तो 90 ही है। इसके बीच में ऐसे से कहीं ले जाओ, सब 90-90 बन रहा है, तो तिरछा भी कर दिया, तो ये करंट एलिमेंट, इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये रहा साहब आपका साइन थीटा, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, तो मैंने 90 डिग्री लिख दिया और बात खत्म हो गई। साइन 91 होता है तो ये निपट जाएगा यहाँ। तो dB की वैल्यू डालो μ0/4 पाई, और ये रहा I dl/r², साइन 91 होता है, छोड़ दिया। साइन फाई की वैल्यू जरूर देख लेते हैं साहब। तो साइन फाई निकालने चले, इस ट्रायंगल में देख लो, तो ये क्या भाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो A/r। अब ये जो r है इसको कहां तक कैलकुलेट करेंगे, यहां भी फंसा हुआ है यार। तो इस r को हम लोग हटा लेते हैं, या लास्ट में भी हटा सकते हैं आप, अभी हटा लेते हैं चलो। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी A/, पाइथागोरस लगा दो, √A² + x²। ये आ गया साइन फाई। अब वैल्यू रख मारो, उसमें करना क्या है। तो B की वैल्यू हो गई, R तो फिक्स्ड ही है जहां पर है भाई, A फिक्स्ड, X फिक्स्ड, तो R अपने आप ही फिक्स्ड। तो ये सब आ गए
बाहर, और ये साइन फाई की वैल्यू यहां से रख दो a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यह आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इस r की वैल्यू मैं रख देता हूं यहां, देखिए i लिखा, इसको लिखा a, और ये जो वैल्यू थी आया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी का ये जो r था यहां पाइथागोरस से, ये स्क्वायर कर दोगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा, कौन सी बात है। और इंटीग्रेशन ऑफ dl, अब ये खत्म हो गया खेल। b इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई, और ये दोनों का पावर 1 है, इसका हाफ है, तो क्या बनेगा IA, और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, एक और आधा जोड़ के मिलेगा 1.5 यानी 3/2। और ये dl, तो dl क्या, सरकमफ्रेंस, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई, रेडियस a है तो a आ गया साहब, आ गया। और इसका डायरेक्शन किधर है, एक्सिस की डायरेक्शन में, इस समय एक्सिस के अलोंग। अगर ये करंट ऐसे फ्लो कर रही है जो आप देख पा रहे हैं, ऐसे फ्लो करने का मतलब क्या है, इस समय ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो ये वैल्यू आ जाती है। अब इसको थोड़ा सा और आसान करना चाहें तो इसको ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं यहां पर, इसको देखिए बी में लिख देता हूं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू 2 पाई, और मान लीजिए इसके अंदर लूप्स जो है n है, n चक्कर लगवाए तो उसको भी ले लो, तो ये हो गया 2 पाई ए स्क्वायर इंटू n, अगर n चक्कर हैं तो, और नीचे वैल्यू क्या है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2, ये फॉर्मूला बन गया। अब इसी फॉर्मूले से स्पेशल केस की अगर आप बात करो कि साहब हम सेंटर पे जानना चाहते हैं, ये स्पेशल केसेस ले लीजिए, एट सेंटर ऑफ द लूप। अभी उन्होंने निकाला था ना अलग से कि यहां पर अगर आ जाएं तो यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, उस समय x की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 0, यही खड़ा हो गया, तो पुट कर दो x बराबर 0 इस इक्वेशन में, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऊपर आ गया i 2 पाई a स्क्वायर, मान लो n लूप है तो n लगा दो, अपॉन x 0 कर दिया है तो a स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2, ये x 0 पुट कर दोगे तो a स्क्वायर में 2 से 2 कट गया, की पावर क्यूब आ जाएगी। ठीक, अब ये देखिए क्या फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला उन्होंने निकाला था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू ये कट गया 2 पाई n अपॉन a, और ये देखिए एक फॉर्मूला हाथ में लग गया हमारे। ये जो फॉर्मूला था ये हम लोगों ने ऑलरेडी डेराइव किया हुआ था पिछली बार, अभी इससे पहले ही, तो ये फॉर्मूला यहां से निकल आता है। अब और भी चीजें देखते हैं। अब देखिए क्या है, सेकंड केस में ले लीजिए, मान लीजिए इफ x इज क्वाइट लार्जर देन a, यानी ये जो पॉइंट P है हमारा इसके सेंटर से दूर है, मजे की दूरी है, काफी अच्छी दूरी है इस रेडियस के रिलेटिव टर्म्स में, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन दी वैल्यू ऑफ a, तो यहां पर a को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं नीचे वाली सिचुएशंस में, तो वैल्यू पुट कर दो, यहां पर b कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, i लिखा 2 पाई लिखा, ऊपर a स्क्वायर और n रहने दिया, नीचे यहां पर हमने a हटा दिया तो x स्क्वायर लिखोगे, तो x स्क्वायर को काटोगे तो x की पावर क्यूब आ जाएगी। ये देखिए ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब यहां पर ये x इज मच ग्रेटर देन a है, तो a को 0 मत पुट करने लगने का बाड़ा हो जाएगा, भाई a x के रिलेटिव टर्म्स में कम है, तो जब जुड़ने की बात थी तो a इस पे ऊपर ज्यादा फर्क नहीं डालेगा। 1000 में 0.1 जोड़ो या ना जोड़ो क्या फर्क पड़ता है यार, है ना, लेकिन 0.1 अपने आप एक वैल्यू है, 0.1 को 0 नहीं कह सकते, है ना, तो 1000 प्लस 0.1 में कोई विशेष फर्क नहीं आने वाला। ठीक है साहब, तो ये बात हमारे सामने आ जाती है जब हमारा वैल्यू, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। बेटा अब यहां पर थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो हम ये जानते हैं कि जो लूप है, इस लूप का जो एरिया है, हम लोगों ने काफी बचपन में पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, तो पाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, ये थोड़ा फॉर्मूला हल्का हो जाएगा, याद रखने में आसानी हो जाएगी। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और पाई ए स्क्वायर को लिख देंगे एरिया, तो लिख दीजिए i, और 2 तो साथ में है ही है,
एन भी लिख देते हैं और साथ में एरिया आ गया अपॉन एक्स क्यूब, पाई ए स्क्वायर को एरिया लिख दिया, दैट्स ऑल। ये फॉर्मूला हमारा और बन गया। अब क्या होता है कि मैग्नेटिक डायपोल एक टर्म होता है एम, आगे इस्तेमाल होगा, इस एम की वैल्यू होती है एन आई ए। ये क्या है, व्हाट इज दिस, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी लिख दीजिए। तो इसको m के टर्म्स में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ni का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है, यहां स्मॉल n लिखा है तो स्मॉल n लिख लेना, तो m को लिख सकते हो NIA। इसका इस्तेमाल अगर यहां पर कर लें हम लोग तो ये फॉर्मूला और हल्का हो जाएगा। तो क्या लिखा जा सकता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और NIA की जगह लिख दो 2m अपॉन एक्स क्यूब, और ये हमारा फॉर्मूला हो गया जब हम एक्सिस पर निकाल रहे होंगे किसी पॉइंट P पर जो सेंटर से x डिस्टेंस दूर है कितना मैग्नेटिक फील्ड है। ये साहब मैग्नीट्यूड निकला है, इसका डायरेक्शन किधर है, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस है ना, तो अलोंग द एक्सिस हमें रिजल्ट मिलने वाला है। अच्छा, एक कमाल की बात क्या है, अगर आप देखें कि इसके इस डायरेक्शन में जब आप देख रहे थे तो ये डायरेक्शन कौन सा था, ये डायरेक्शन था एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब समझने के लिए देखिए, नॉर्थ पोल ऐसे बनाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नॉर्थ पोल है तो इधर बाहर मिल रहा है, याद कर लो ऐसे। और इस तरफ से देखोगे, इस तरफ कहने का मतलब है, मान लीजिए ये लूप था हमारे पास, इस लूप में हम ऐसे इस तरफ से देख रहे थे, बंदा को यहां खड़ा था तो यहां पे उसको क्या मिला, वो मिला। अगर मैं ऐसे देखने लगूं, इसके इस तरफ की जगह ऐसे देख रहा था पहले मैं, अब मैं घूम के, लूप वही है लेकिन मैं इसके पीछे आ गया, तो जब मैं पीछे आ जाऊंगा तो मुझे डायरेक्शन कैसा मिलेगा, हमें करंट का डायरेक्शन मिलेगा क्लॉकवाइज। उधर से देखने पे कितना था, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज जब मिलेगा तो इसके पीछे अगर आप बात करेंगे तो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ऐसे आता हुआ अंदर की तरफ, क्योंकि पीछे वाला हिस्सा क्या बन जाएगा, साउथ, और साउथ में लाइंस ऐसे ही आनी है। तो यहां तो नेट रिजल्ट मिल रहा था कि बाहर की तरफ जा रही है एक्सिस पर, यहां एक्सिस पे किधर मिलेगा रिजल्ट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर आता हुआ। तो अलोंग द एक्सिस तो होगा, लेकिन अगर जिस दिशा में होगा वो आपकी समझ में आ रहा है कि अलोंग द एक्सिस किधर मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं कि ये बना नॉर्थ यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में बन गया अवे, छल्लों से दूर, और अगर ये बन गया पीछे साउथ तो फिर रिंग की तरफ। तो ये बात आप समझ सकते हो, बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अगर दो लूप्स आ जाएं आपस में किसी पोजीशन पे स्पेशल, तो उनका नेट रिजल्ट कैसे निकालते हैं उसकी बात भी कर लेते हैं, फिर एक दो न्यूमेरिकल लगा लेंगे, बात बन जाएगी। आइए देखते हैं। तो बच्चों भी बात कर लेते हैं हम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट करंट कैरिंग कन्फिगरेशंस, डिफरेंट करंट कैरिंग कन्फिगरेशंस है उससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखिए, एक कोई आर्क है, सर्किल का एक पार्ट है, टुकड़ा है सर्किल का, तो वो सर्किल का टुकड़ा में जो करंट है वो आई फ्लो हो रही है और जो सेंटर पर एंगल बना रहा है वो थीटा है। हमने ये जाना था, और आपको याद दिला दूं कि अगर सर्किल पूरा था, करंट कैरिंग लूप था, उसके सेंटर पर अगर आई करंट थी, इसकी रेडियस अगर हमारी आर थी, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखा जाता था सर्किल वाले के लिए, बी इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू 2 पाई एन, एंगल सबस्टेंडेड, याद करो, एंगल सबस्टेंडेड, एन क्या था, नंबर ऑफ लूप्स। यहां पर 2 पाई ही एंगल बनता था, तो यहां पर क्योंकि भाई ये पूरा जो सर्किल है कितना एंगल बनाएगा, 360 डिग्री, 2 पाई, तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर इंटू 2 पाई। ये इसके लिए फॉर्मूला था, काट पिट डालोगे तो बन जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये बता रहा हूं कि इससे बहुत सरल चीजें दिमाग में रह जाती हैं। यहां पहुंचे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगा दोगे, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, एंगल सबस्टेंडेड बाई दिस आर्क, दिस इज थीटा, दैट्स ऑल। इस फॉर्मूले को पकड़े रहो, बहुत आसान हो जाएगा। ये बन गया आपका b। लेकिन b जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, वो तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसका डायरेक्शन भी बताओ। तो डायरेक्शन के लिए बिल्कुल झंझट में नहीं पड़ना, सरल बात पकड़ो, जो करंट सिंगल जो समझाई थी कि करंट कैरिंग लूप होता है, तो अंगूठा करंट की डायरेक्शन में कर दो
और मान लो इस पॉइंट P पर हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो आप जानते हैं कि कैसे बनता है, घूम रहा है, यानी यहां पर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, बस यही। और यहां पर निकालोगे तो ये किस तरफ आ जाएगा, बाहर की तरफ। इसी फंडे को लगाते रहो। अब यहां आ गया, देखिए आई की डायरेक्शन में डालो अंगूठा, और ये किधर आ रहा है, देखिए आपकी तरफ। तो इस समय ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है, आपकी तरफ है। अगर यहीं पर हम करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर देते ऐसे, तो इधर किधर मैग्नेटिक फील्ड बनता, तो ये कर देते आप। अब देखिए ये है समय नीचे, तो किधर बनता, इनवर्ड डायरेक्शन में। बहुत ही आसान तरीका, इस तरह इसी फंडे को एक्सटेंड कर दो ट्रिक के तौर पर, हर जगह काम बन जाएगा आपका। जैसे कि अभी और भी मैं बताता हूं, अब इसमें भी था, तो इसमें भी यही था कि ये करंट जा रहा है, देखिए कैसे बनेगा, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ बनेगा, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक, बाहर की कहने का मतलब है सर्कुलर लूप बने थे वहां, आप ध्यान कीजिए, ऐसे 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 ऐसे, ठीक, उस तरह की बात की जा रही थी लूप में। तो यहां आप समझ में आए कि किस तरह बनेगा इस पॉइंट पर, बाहर की तरफ। अब दूसरे कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं हम लोग बेटा, यहां समझते हैं, फिर क्लीन करूंगा वहां। ये एग्जामिनेशन में बड़ा पूछा जाता है कि मान लीजिए एक लूप ऐसे रखा हुआ है और दूसरा लूप हम लोगों ने ऐसे, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है, ऐसे बिछा दिया सपोज करो। डायग्राम में सिमेट्रिक फिगर है, ये थोड़ा कम ज्यादा लग रहा होगा, उसको नहीं मानना। तो एक को, दोनों के रेडियस को भी सेम कर देते हैं आसानी करने के लिए, मान लो R1 R2 है, दोनों में जो करंट है वो भी सेम फ्लो करा दो। मान लो इसमें I करंट जा रही है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज पकड़ लो सपोज करो, तो ये कितनी करंट हो गई, I इसमें हो गई। अब आप जानते हैं कि जो ये लूप नंबर 1 कह दो, इसको लूप नंबर 2 कह दो समझने के लिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला लूप, हॉरिजॉन्टल वाला लूप। अब इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा किधर बनेगा, आप देखिए, आपको करंट की डायरेक्शन में अगर अंगूठा रखा जाए, आप खुद ही समझ सकते हो बहुत तरीके से, करंट की डायरेक्शन, वैसे तो आपको मालूम था कि लूप की एक्सेस पर किधर होता है, इस तरफ बाहर की तरफ जाएगा। और अगर कहीं कंफ्यूजन आए तो ये जो I है, इस I में अंगूठा रखो और ऐसे देखो बाहर जा रहा है इस पे, तो यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका 1 का इस दिशा में आएगा। B1 लिख दो या वर्टिकल वाला लिख दो BV, ठीक। और इस हॉरिजॉन्टल वाले की कहानी देखो, तो ये अंगूठा रख दो I की डायरेक्शन में, और ये सेंटर पे देखो कैसे बना रहा है। वैसे एक्सेस पे बनाता ही है, तुमको पहले से पता है, लेकिन डायरेक्शन के लिए पकड़े रहो। ये चला गया ऊपर की तरफ, तो इसका डायरेक्शन किधर हो गया साहब, B2 या BH वाले के लिए डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। अब दोनों का रेडियस सेम है, R1 = R2, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों में करंट सेम है, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगा। तो लेकिन एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है B1, और एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन B2 ऐसे है। दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो सीधे जोड़ नहीं सकते। इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, B, हम जानते हैं कि जब दो वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं तो उसका सिंपल रिजल्ट होता है √B1² प्लस B2²। क्योंकि B1 B2 इक्वल होंगे, R1 R2 वगैरह सब इक्वल अगर है तो उस सिचुएशन में अगर सब कुछ इक्वल है तो इक्वल रख के निकाल लो आप दोनों B1 B1, तो आ जाएगा B√2। ये वाला B नहीं है, जो B इसका वाला निकलेगा, B1 लिख देते हैं, B1 = B2, तो B1√2 ये वैल्यू आ जाएगी अगर सब कुछ इक्वल है। और सब कुछ इक्वल नहीं है तो इसको आप इस तरह से पोजीशन बना के सॉल्व कर डालिए। तीसरा केस कि मान लीजिए 90 पर नहीं, किसी एंगल पर है, अरे तो कौन सी बड़ी बात है भाई। अगर मान लीजिए एक लूप आपका ऐसे बना लो खड़ा खड़ा, और दूसरे लूप को हॉरिजॉन्टल नहीं बनाएंगे, हम तिरछा बना लेंगे ऐसे, इसका कहानी इधर और इसके अभी सेंटर तो इधर ही है, लेकिन दोनों में एंगल आ गया। देखिए ये अच्छा फिगर नहीं बना है, तो फिगर मतलब ये सेंटर रखते हैं, ऐसे बना देते हैं। तो अब देखिए एक का ये एक्सेस है, ये दूसरे की, मतलब देखें सिचुएशन, तो दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा। तो दोनों से जब नॉर्मल जाएगा, मतलब तो उनके B1 B2 में भी थीटा बन जाएगा। भाई इसका B1 किधर होगा, इसका मान लो B1, इस वाले का B1, इधर करंट अगर I है तो इसका B1 आ गया B1। इस वाले की बात करो, इसमें मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो इसका जो B2 के लिए क्या बनेगा, इसका नॉर्मल ऐसे, दिस इज B2, तो B1 B2 में कितना एंगल आ जाएगा, थीटा। अब B1 B2 का थीटा है, तो दो वेक्टर क्वांटिटीज जिनके बीच एंगल हमारा थीटा है, उसको आप निचोड़ दो आपस में सॉल्व कर लो।
तो बी रिजल्टेंट क्या होता है, वेक्टर लॉ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b1 b2 एंड कॉस थीटा। अगर b1 b2 इक्वल होंगे तो इक्वल कर देना, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। और देखिए कुछ बड़ी इन्हीं सब पे सवाल आते हैं और आएंगे क्या। और देखिए दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल ले लो, अगर देखिए उसमें भी देख लेते हैं, कोई उसमें परेशानी वाली साहब बात ही नहीं है। अगर मान लीजिए दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल ले लिए, एक लूप ऐसे अंदर एक लूप और बैठा दिया, दोनों के सेंटर एक ही पोजीशन पर है, क्या दिक्कत उसमें। करंट की डायरेक्शन दोनों की सेम कर दो, मान लो I इसमें करंट है, I इसमें, I1 I2 भी कर सकते हो, उसमें भी कोई परेशानी नहीं, कर दो I1 I2 मन कर रहा है तो। इसको I1 कह दिया, इसको I2 कह दिया, बाहर वाले का रेडियस R1, अंदर वाले का रेडियस R2। तो करंट का डायरेक्शन दिख रहा है, दोनों में करंट का डायरेक्शन एक ही है। तो करंट का डायरेक्शन अगर एक ही होगा तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों का बाहर की तरफ होगा, जुड़ जाएगा एक डायरेक्शन में। तो ये जो लूप है ये कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, B1 में B2 कर दो जोड़, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड डायरेक्शन, इस बोर्ड के बाहर की तरफ B का डायरेक्शन, B1 का भी इधर और B2 का भी इधर। अब आप एक सर्किल से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड जानते थे, B1 निकाला था हम लोगों ने, ये देखो निकाला हुआ है। तो म्यू नॉट अपॉन 2 I1 अपॉन R1, दूसरी तरफ म्यू नॉट अपॉन 2 I2 अपॉन R2, बस खत्म हो गया, उसमें है ही क्या। अगर किसी ने कहा कि भाई ऐसा कर लो कि दोनों जो सर्किल थे, एक में करंट I1 इधर फ्लो हो रही है, दूसरे में करंट उल्टी दिशा में चल रही है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, तो घटा देना यार। ये जो I1 है, I1 की वजह से B1 का डायरेक्शन क्या होगा भाई, I1 की वजह से B1 का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, ये रहा। और इस B2 वाला डायरेक्शन किधर होगा, ये होगा क्या, क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज करंट है तो हमारा डायरेक्शन, ये देखिए इसका डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ, इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा, आप देखिए अंदर की तरफ, ये करंट इधर जा रही है, तो ये B2 वाले का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अंदर की तरफ, दिस इज क्रॉस, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो लेके आप घटा मारो, ले देंगे B। अब इस वाले में देखते हैं जिसका करंट और R में कौन सा बड़ा छोटा है, ये आपको पता चलेगा इनका रेशियो में कौन बड़ा छोटा, I ज्यादा है R ज्यादा है। बहरहाल आप घटा मारिए, जो बड़ा निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा तो B1 बड़ा, और अगर इन दोनों को घटाने पर निगेटिव निकलेगा तो B2 बड़ा, उस डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है जो आपके इस्तेमाल में आएंगी, और इन पे सवाल बहुत बनता है, ये भी कम पूछा जाता है, इस पे बहुत पूछा जाता है, इन सब पे बहुत पूछा जाएगा, बहुत ही आसान रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कुछ न्यूमेरिकल एक दो बना लेते हैं, देखिए और मजा आ जाएगा। आइए तो बेटा न्यूमेरिकल देखते हैं। एक ये सेटअप है और इस सेटअप पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट O, यानी एक लूप है, देखिए एक वायर जा रहा है AB, फिर B से एक सर्किल का एक पार्ट बनाया D तक, फिर ये E से निकल गया। ये आया भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है और नीट वगैरह में भी आया हुआ है, सरल सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको मैं याद दिला दूं कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, उसके सीध में उसकी एक्सेस पर अगर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाओगे, आगे पीछे कहीं भी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कितना मिलता है, 0। यहां पर इसी लाइन में मिलता है 0। ये पहले हम लोग बात कर चुके हैं, याद दिलाने की बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं कि B एट O क्या होगा वेक्टोरली, तो मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं भाई कि ये जो वायर है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बता रहा होगा वेक्टोरली, डायरेक्शन देखेंगे अभी, प्लस ये जो हिस्सा है BCD, इसको जोड़ लो, और उसके बाद D से E जो जा रहे हो उसको भी जोड़ लो। इन सबके मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ लेंगे वेक्टोरली, तो आंसर आ जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। अब यहां पर क्या दिखाई पड़ा कि जो AB के सीध में आप निकालना चाहते हैं O पर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इसकी सीध में है, एक्सिस पर है, उस दशा में जो BAB की वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी B। और इसी तरीके से ये जो DE की वैल्यू है ये भी 0 हो जाएगी, तो इसको भी 0 भी लिख देंगे, लेकिन बीच वाली वैल्यू लिख लेते हैं, चाहो तो यही नलीफाई कर दो। अब मैं BCD की बात कर रहा हूं। BCD में आपको बता रखा था पहले भी कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना रहता है उसको याद कैसे रखना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन रेडियस, रेडियस लिख देता हूं R, इंटू एंगल सबटेंडेड। अब एंगल सबटेंडेड क्या है, ये देखिए 90 डिग्री इतना है, तो इसके पीछे का एंगल कितना है
270 डिग्री, क्योंकि दोनों का जोड़ 360 डिग्री होगा। अब ध्यान ये रखना कि 270 मत ठोक देना, यहां पर रेडियंस में वैल्यू रखी जाती है, डिग्री में नहीं रखना आप। तो 270 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लो तो आप जानते हैं बड़ी अच्छे से तरीके से 3/π/2 के बराबर होता है, इतना पढ़ रखे हैं। अब ये इसका इस्तेमाल, यानी ये जो फॉर्मूला बना बी, जो बना BCD के द्वारा, वो वैल्यू क्या बनी, μ0/4πI, जो वैल्यू होगी रखेंगे इंटू 3π/2, ये वैल्यू बनी। और इसका अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो तो ये ऐसे जा रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज करंट है, तो ये इनवर्ट डायरेक्शन में होगा, यानी O पर अंदर की तरफ, यहां पर BO पर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और ये दोनों तो बनाएंगे ही नहीं, तो बाकी के डायरेक्शन की तो बात ही खत्म हो गई। तो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड इनवर्ट डायरेक्शन, ठीक है साहब। अब यहां पर वैल्यू लेते हैं μ0/4π इंटू I/R। I की वैल्यू 10 एम्पियर दे रखी है और R दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट हो गया। और एंगल सबटेंडेड बाई द आर्क विच इज 3π/2, ये रहा 3π/2, कोई भी परेशानी नहीं। और BDE कितना हो गया, 0, बात खत्म। अब इसको कैलकुलेट कर डालो, μ0 अब ये इस समय हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, डायरेक्शन तो निकाल ही लिया। ये होता है 10⁻⁻7 इसकी पूरी वैल्यू इंटू 10, और या इसकी पूरी वैल्यू मत रखो, ये पाई से पाई काट लिया जाएगा। तो चलिए खैर पुट रहने देते हैं, अल्टीमेटली रखनी ही पड़ेगी। 3 से 3 काट दिया और 2 से काट दिया, तो ये आ गया 5। तो यहाँ वैल्यू लिख सकते हो 5, और रहा ऊपर पाई की वैल्यू 3.14 ले लेते हैं, और ये 10⁻2 ऊपर चला गया। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, 2 1 और 2 7, और 5 3 15, 10⁻7 एडजस्ट हुआ तो आ गया 10⁻⁻5। ये वैल्यू हो गई टेस्ला, T लिख दीजिए टेस्ला। और डायरेक्शन क्या है, बोल्ड के परपेंडिकुलरली इनवर्ट डायरेक्शन में डायरेक्शन आ गया। ये आंसर आ गया, सब बात खत्म हो गई। तो ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में आएंगे, थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो सवाल सारे हो जाएंगे। अब इसको फिजिक्स में बात लिखना चाहें, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जैसे देखते हैं, तो उसको लिख दीजिए 1.57 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये आपका आंसर आ चुका है। और ये डायरेक्शन, ऐसे कई सवाल बनते जाएंगे तो बनते जाएंगे। बहुत सरल सरल सवाल ऐसे भी बनाए जाते हैं। देखिए कि यहाँ पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये करंट फ्लो कर रही है, तो ये सब तो आप बिल्कुल ही बता लेंगे, ये इसकी डायरेक्शन में, ये हिस्सा और ये हिस्सा, इनसे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड खत्म। आधा सर्किल से बनने वाला निकाल लो। आधा सर्किल का मतलब होता है जो एंगल रखोगे कितना रखोगे, पाई। पूरे सर्किल के लिए 2π, तो आधे सर्किल के लिए पाई, तो यहां पर वैल्यू लिख दोगे पाई। यानी यहां मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट I फ्लो हो रही है और इसका रेडियस में R ले लूं, करंट I है, तो क्या वैल्यू लिख दोगे इसकी, B, इसके लिए O पर, तो आप सिंपली लिख दोगे μ0/4π इंटू I/R, और यहां रहा पाई, क्योंकि ये एंगल कितना बना रहा, पाई। इस पाई से इस पाई को उड़ा दो, तो μ0/4 इंटू I/R, ये वैल्यू आ जाएगी। कुछ भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी बातें हैं। और भी एक अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तो बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ है। 2 लूप्स हैं L1 L2, कोसेंट्रिक लूप्स हैं, मतलब सेंटर इनके अलग अलग हैं, एक ही एक्सेस पर हैं। तो इस तरीके से इसका फ्रेमिंग है। इसका रेडियस R1 वाले का 3 सेंटीमीटर है, R2 वाले का रेडियस 4 सेंटीमीटर है। I1 में जो करंट है वो 1 एम्पियर की है, और I2 में जो करंट है वो हमको फाइंड करनी है कि कितने एम्पियर की हो, जिस और किस डायरेक्शन में हो, जिससे हमारा इनकी जो एक्सेस पर पॉइंट O पर, जो कि पहले वाले लूप से 4 सेंटीमीटर दूर है और दूसरे वाले लूप से 3 सेंटीमीटर दूर है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो। यानी हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए B0 = 0। इसके लिए इस लूप में कितनी करंट हो और करंट का डायरेक्शन क्या हो, ये हमको बताना है। ये 2 चीजें फाइंड करनी कि करंट कितनी हो और करंट का डायरेक्शन क्या हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहले डायरेक्शन की चर्चा कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए, जो करंट की बात की जाए तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में है करंट,
तो यहां पर बनेगा आपका, सपोज कर सकते हैं बनेगा नॉर्थ ही बनेगा, क्योंकि नॉर्थ का डायरेक्शन इस तरीके से होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ बनेगा, तो इधर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस पे जो B1 होगा वो डायरेक्शन होगा इस दिशा में। तो B2 का डायरेक्शन जो होना चाहिए वो इस दिशा में होना चाहिए, तभी तो नलीफाई कर पाएंगे इक्वल एंड अपोजिट, वरना कर ही नहीं पाएगा। तो इसका डायरेक्शन इस तरफ क्या होना चाहिए हमारा, इधर के लिए। तो इधर के लिए हमारे पास करंट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होनी चाहिए, और अपोजिट होने के लिए अगर यहां पर इस दिशा में आना है तो इस दिशा में हमें नॉर्थ चाहिए, तब तो इस दिशा में भेजेगा। तो नॉर्थ का मतलब हो गया, इसकी भी इधर अंदर से जब देखोगे मुड़ के तो क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर। तो बेटा यहां पर मुंडी जब इधर करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, जब मुंडी इधर करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब आंसर लिखते हैं तो रेफरेंस पॉइंट को थोड़ी बदलते हैं। तो सपोज करिए आप यहां खड़े हुए हैं, आप यहां खड़े हुए हैं और देख रहे हैं इसको। अगर देख रहे हैं तो इधर से ये क्या दिखेगा इस समय, ऐसे ये दिखेगा क्लॉकवाइज, और ये क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एक तरफ खड़े होकर दोनों लूप लगे हुए हैं, तो ये पहला वाला लूप पीछे से क्या नजर आएगा कि इसमें क्लॉकवाइज करंट है, उसके आगे वाले में क्या नजर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट है। तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट से जो अंतर देना होगा वो क्या बोलेंगे, अपोजिट करंट्स आर नीडेड, अपोजिट करंट्स, यानी जो डायरेक्शन L1 में होगा उसका अपोजिट L2 में होगा। अब ये कहां से आप देख रहे हैं, इसकी एक रेफरेंस पॉइंट वो आप जानिए। तो द डायरेक्शन ऑफ करंट इन L2 इज अपोजिट टू L1। मेरी बात समझ पाए होंगे, बीच में खड़े होकर मुंडी घुमा देंगे तो रेफरेंस पॉइंट बदल जाएगा। एक दिशा से देखिए, तो जो इसकी दिशा आप कहेंगे उसकी उल्टी दिशा इसमें बोलेंगे। तो ये कहानी हो गई कि L1 में और L2 में अपोजिट डायरेक्शन में करंट होनी चाहिए। अब दोनों में बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड शून्य होना चाहिए। अब उसकी वैल्यू कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्सिस पे बनने वाले का, B = μ0/4π 2IA² A² प्लस x² की पावर 3/2। और अगर n है तो n को लिख देते और साथ में पाई भी रहता है, तो ये 2IA² n पाई ये वैल्यू रहती है। अगर n लूप है तो 1 ही लूप है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सीधे फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए B1 = B2, तो B1 की वैल्यू कितनी हो गई, μ0/4π 2, इसमें करंट थी 1 एम्पियर, इसका A² पाई A² लिखेंगे तो ये रहा पाई। A² का मतलब है रेडियस 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन, यहां आ जाइए तो यहां वैल्यू लिखेंगे 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 3 × 10⁻² का स्क्वायर प्लस x। तो x की वैल्यू यहां से यहां तक हो गई 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, टोटल की पावर 3/2। अब ये टोटल वैल्यू किसके बराबर होगी, इधर लिख देता हूं μ0/4π, उस वाले लूप की बात कर रहा हूं। तो 2I का वैल्यू नहीं पता है, A² यानी रेडियस का स्क्वायर यानी 4 × 10⁻² का स्क्वायर अपॉन n पाई, और पाई तो था ही साथ में। नीचे आ जाओ, A² तो रेडियस का स्क्वायर हो गया 4 × 10⁻² का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस यहां से यहां तक तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 × 10⁻² का होल स्क्वायर होल अपॉन होल का पावर 3/2, ये वैल्यू बनी। अब देखिए देखने में कैलकुलेशन बड़ा भीषण है, लेकिन सारी वैल्यू कट जा रही है यहाँ पर। μ0/4π μ0/4π, ये डिनोमिनेटर देखो, ये डिनोमिनेटर का सम दोनों सेम है, ये पूरा डिनोमिनेटर कट गया साहब। इस पाई से ये पाई कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, सब कुछ कट गया, बचा क्या इसमें, तो बचा केवल I × 4 × 10⁻² का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर बचा 3 × 10⁻² का होल स्क्वायर। अब I की वैल्यू निकाल लो, 3 स्क्वायर कर लो, सीधे ये भी कट रहा, मैं डायरेक्ट काट नहीं रहा हूं। तो ये वैल्यू हो गई यहां पर 9 × 10⁻⁴, ये वैल्यू हो गई 16 × 10⁻⁴, तो वैल्यू आ गई 19/16 एम्पियर।
तो ये वैल्यू आ गई 0.56 एम्पियर, ये आंसर हो गया। और डायरेक्शन ऑफ द करंट के बारे में आपने इधर बता ही दिया था। तो इस तरीके से ये भी निकाला जाता। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, नीट में भी पूछा जाता है, जेईई मेंस में भी पूछा जाता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कैसे करना है, इसको ध्यान रखिए। एक सवाल और करते हैं हम लोग। तो एक और डायग्राम लेके हम लोग आते हैं और इसका हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ओ पॉइंट पर। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, बीओ कितना होगा ये बताना है। और हमको जो वैल्यूज दी हैं, R1 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, R2 6 सेंटीमीटर, जो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट बोल दीजिए 2 एम्पियर, और पूछा कि अगर थीटा 90 डिग्री हो तो वैल्यू क्या होगी। एक तो पहले एक्सप्रेशन देना है, वेरिएबल्स में I1 I2 वगैरह वगैरह में, सब में अगर I है, I1 I2 की तो बात नहीं कर रहे, R1 R2 के टर्म्स में। और दूसरा अगर ये वैल्यूज दी हैं तो आंसर क्या आएगा ये बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमको BO पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वेक्टोरली बात करें, तो कहीं से AB से शुरू करते हैं। तो BAB का मैग्नेटिक फील्ड प्लस BC जितना बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड प्लस CD जितना बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और फिर उसके बाद DEA जितना बनाएगा, DEA कितना बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, वो ये चारों मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टोरली सम कर दोगे तो आंसर आ जाएगा कितना मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है। अब देखिए BAB कितना है, BAB इसी डायरेक्शन में, इसी एक्सेस पर आपको ये पॉइंट पड़ रहा है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। आपको मालूम है तार के ही करंट कैरिंग कंडक्टर के एक्सेस पे अगर पॉइंट कोई ले तो वैल्यू 0 होती है। BC की बात करते हैं, अब हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज जोड़ रहे हैं, अभी डायरेक्शन को हटा दिया है। तो BC की बात अगर हम लोग करते हैं तो BC कितनी वैल्यू बनाएगा, हम जानते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I अपॉन R2, और साथ में जितना एंगल है विच इज थीटा हियर, यही तो फॉर्मूला पढ़ रखा था। और दूसरे में BCD में आ जाओ तो BCD अगेन बनाएगा 0। फिर BDEA में आ जाओ तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये पीछे वाला एंगल कितना है 2 पाई माइनस थीटा। तो यहां पे वैल्यू रख देनी चाहिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। करंट तो वही है, रेडियस चेंज है और एंगल भी 2 पाई माइनस थीटा है। अब इसका नेट रिजल्ट क्या हाथ में आ गया, B नॉट। तो बच्चों ये वैल्यू आ गई थी। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो वैल्यूज कॉमन आ रही कॉमन ले लीजिए। तो यहां पर कॉमन आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और I भी कॉमन आ गया, तो ये वैल्यू बची थीटा अपॉन R2 प्लस 2 पाई माइनस थीटा अपॉन R1। ये आपका आ गया एक्सप्रेशन जो इन्हें चाहिए था। अब एक्सप्रेशन के बाद ये बोलते हैं कि ये अगर वैल्यूज दिए तो उस पर वैल्यू बता दो, तो बता देते हैं उसमें क्या है। तो B नॉट लिखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 7। I की वैल्यू रख दीजिए, I दे रखा है 2 एम्पियर। थीटा, तो थीटा R2 के लिए, तो R2 के लिए थीटा, ये थीटा वैल्यू कितनी है 90 डिग्री पाई बाई 2, उन्होंने बोला है 90 डिग्री पाई बाई 2। तो यहां पर रख दी हमने पाई बाई 2 अपॉन R2 की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। फिर चलते हैं R1 पे, तो R1 की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर और 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा यानी पाई बाई 2। ये एक्सप्रेशन आ गया। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। नीचे से 10 की पावर माइनस 2 और 2 भी कॉमन ले लो, तो B नॉट क्या बचा 10 की पावर माइनस 7 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो यहाँ वैल्यू मिली, बल्कि एक 2 यहां से भी मिल जाएगा, तो ये वैल्यू मिली पाई अपॉन 3 2 जा 6, फिर से आ जाएगा 2 है ना नीचे, तो ये पाई बाई 2 3 ऐसे लिख देता हूं भी समझाने के लिए, और ऊपर वैल्यू हो गई 3 पाई बाई 2 और नीचे वैल्यू हो गई 2। ये कहानी बनी। आगे चलते हैं, 2 से 2 कट गया। B नॉट की वैल्यू हो गई 10 की पावर माइनस 5, यहां आ गया पाई बाई 6, यहां आ गया 3 पाई बाई 4। फिर आगे चलते हैं, B नॉट पाई ले लो बाहर, तो पाई इंटू 10 की पावर माइनस 5 हो गया बाहर, तो 1/6 प्लस 3 पाई बाई 4, 10 की पावर माइनस 5 पाई, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 2 प्लस 9 वैल्यू हो गई
3.14 पाई की वैल्यू, यहाँ आ जाएगा 11/12 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, 2.85 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ये आपका आंसर आ गया साहब। और डायरेक्शन की बात कर रहे थे तो डायरेक्शन में हमने देखा था कि दोनों का डायरेक्शन बाहर की तरफ था, आउटवर्ड डायरेक्शन। ये बी का डायरेक्शन होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन या बोर्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरीके से उन्होंने देखा आज कि एक लूप है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, करंट कैरिंग कॉइल है, उसकी एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में क्या चीजें निकल के आएंगी, और कुछ न्यूमेरिकल्स। इतनी चीज अगर आपको आ जाती है तो डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट सुपर स्ट्रांग हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।